गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। दोस्तों नमस्कार। मैं केसी मीणा असिस्टेंट प्रोफेसर गवर्नमेंट कॉलेज बांदीकुई, सब्जेक्ट बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। आज जो हमारा बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन बीकॉम थर्ड का जो पहला पेपर है वो आपका क्रियात्मक प्रबंध था, जिसमें क्रियात्मक प्रबंध एक परिचय का चैप्टर चल रहा था। हमने उसमें क्रियात्मक प्रबंध के क्षेत्रों के बारे में पिछले वीडियोस में अध्ययन किया था। हमने क्रियात्मक क्षेत्र के जो प्रबंध के क्रियात्मक क्षेत्र के जो क्षेत्र थे, हमने उनको दो भागों में बांटा था। एक तो व्यावसायिक क्रियाओं के आधार पर और दूसरा था आपका गैर व्यावसायिक क्रियाओं के आधार पर। जो हमारा गैर व्यावसायिक क्षेत्र था उसका अध्ययन अब हम करेंगे। इससे पहले जो आपका प्रथम क्रियात्मक क्षेत्रों का जो भाग था उसमें हमने 7 जो अलग अलग क्षेत्र थे जो परिवहन विभाग बनाए गए थे उनका हमने अध्ययन कर लिया था। 8वां जो हमारा परिवहन प्रबंध था उसका हमने पिछले वीडियो में सूक्ष्म अध्ययन किया था। तो आज के इस वीडियो में हम थोड़ा विस्तार से उस पर अध्ययन करेंगे और हम आशा करेंगे कि ये जो आपका आज का वीडियो का अध्याय रहेगा वो आपके लिए काफ़ी उपयोगी रहेगा। राजस्थान विश्वविद्यालय के द्वारा जो सिलेबस निर्धारित किया गया है ये उस सिलेबस के आधार पर वहाँ पर आपके लिए काफ़ी उपयोग रहेगा और विगत कुछ परीक्षाओं में इनमें से प्रश्न भी वहाँ पर पूछे गए हैं। तो आप क्या है कि इस अध्याय का बड़े ध्यानपूर्वक वहाँ पर अध्ययन करें। परिवहन प्रबंध, कोई भी संस्था जो है वो जब माल का निर्माण करती है तो उत्पादन के पश्चात उस निर्माणी संगठन को अपने माल का जहाँ पर वहाँ पर उत्पादन होता है वहाँ से परिवहन के साधनों के माध्यम से सप्लाई की जानी होती है, क्योंकि मांग के अनुसार अगर वो सप्लाई नहीं होगा तो मांग उसी संस्था में वहाँ पर पड़ा रहेगा और वह विक्रय नहीं हो पाएगा। इसलिए निर्माणी संगठन के माध्यम जो है वो परिवहन के कुछ साधन होते हैं, जिसमें कुछ तो वहाँ पर रेल और सड़कों के माध्यम से हो सकते हैं, कुछ जल थल आदि के साधन भी हो सकते हैं। तो संस्था के बाद जो भी वहाँ पर परिवहन के संसाधन उपलब्ध है उन संसाधनों का और जो परिवहन के जो साधन हैं उनका प्रबंध के कार्यों के आधार पर नियोजन, संगठन, नियंत्रण, निर्देशन और समन्वय इस प्रकार से किया जाता है कि वह अधिकतम कुशलता से उनका प्रयोग कर सके। अब हम जो है आगे विस्तार से परिवहन प्रबंध के जो विभाग हैं उनके क्या क्या कार्य हो सकते हैं। सबसे पहला तो है परिवहन के जो साधन हैं उनका निर्धारण करना कि हमें वहाँ पर निर्माणी संगठन जो भी है उन्होंने जब अपना उत्पादन कर लिया है माल का तो वहाँ पर किस परिवहन साधन का उपयोग करना है इसका निर्धारण किया जा सकता है। और जो हमारे पास उपलब्ध संसाधन है परिवहन के, क्या वह पर्याप्त है या अतिरिक्त किसी और साधन की हमें आवश्यकता है, और जो साधन है उसकी उपयोगिता क्या है उसके आधार पर हमें उनका उपयोग करना है। परिवहन के कुछ ऐसे साधन भी हो सकते हैं जो आंतरिक है और कुछ बाह्य हैं। आंतरिक संसाधन में जो राष्ट्र के अंदर ही वहाँ पर माल सप्लाई किया जा सकता है तो उसमें रेल और सड़क माध्यम से किया जा सकता है, जबकि बाह्य जो आपका संगठन है या बाह्य परिवहन है उनमें वहाँ पर आप हवाई जहाज से या वायुयान के माध्यम से भी माल सप्लाई कर सकते हैं। ये उत्पादन के बाद जो मांग बनती है उस मांग के आधार पर ये निर्धारण निर्माणी संगठन के द्वारा किया जाता है कि वो किस प्रकार के साधनों का उपयोग करेगा। इसके बाद में परिवहन के जो साधन हैं उनके स्रोत क्या हैं, स्वयं के स्रोत हैं या वो ट्रांसपोर्ट के माध्यम से बेचेंगे या वह कहीं से रेंट पे लेंगे। तो ये वहाँ पर परिवहन के जो साधन हैं उनके स्रोतों का वो निर्धारण उनको करना पड़ता है। आंतरिक व्यवस्था हो गई, इसके साथ ही कुछ वाहनों के उपयोग के संबंधी वैचारिक औपचारिकताएँ पूरी करनी पड़ती है। जो वैचारिक औपचारिकताएँ जो भी होती है उनको पूरा करने के पश्चात वह संगठन वहाँ पर अधिकतम अपने परिवहन के साधनों का उपयोग कर सकते हैं। वाहन चालकों की व्यवस्था उनको करनी पड़ती है। वाहन के लिए जो शक्ति साधन है उनकी आवश्यकता भी संगठन को होती है, तो वो उसी के आधार पर उनकी व्यवस्था कर सकते हैं। 9वां जो आपका विभाग बनाया गया है वो अनुरक्षण या संस्थापन विभाग या प्रबंध के नाम से भी इसको आप कह सकते हैं। प्रबंध संस्था के जो संयंत्र है जैसे मशीन है और कई इंस्ट्रूमेंट है, फैक्ट्री की जो लिमिट्स हैं, प्रॉपर्टीज़ हैं, इनके मेंटेनेंस से संबंधित कुछ कार्य करने पड़ते हैं। वह कार्य नियोजन, संगठन, निर्देशन एवं नियंत्रण से संबंधित होते हैं और ये सभी प्रबंधक के माध्यम से पूरे करवाए जाते हैं।
अनुरक्षण या संस्थापन प्रबंध से संबंधित कुछ कार्य इस प्रकार भी हो सकते हैं। इसमें मैकेनिक, विद्युत कर्मी, पेंटर, खाती, कारीगर, बेलदार आदि के वहाँ पर संसाधनों की व्यवस्था करनी होती है। ये सभी मानव संसाधन के नाम से वहाँ पर पहचाने जा सकते हैं। संपत्तियाँ जो भी होती है, जो मशीन्स होती है, उनकी डेप्रेशन, उनके देख रेख, उनके रख रखाव आदि से संबंधित भी व्यवस्थाएँ वहाँ पर संस्था को करनी पड़ती हैं। नए यंत्र, नए उपकरण वहाँ पर खरीदने पड़ते हैं, तो उसके लिए भी कर्मचारियों को प्रशिक्षण दिया जाता है। और जो प्रशिक्षण दिया जाता है वो वहाँ पर इस संबंध में दिया जाता है कि जो कर्मचारी वहाँ पर नए इंस्ट्रूमेंट आ रहे हैं उन पर कार्य करने के लिए वो दक्ष हो जाएं। इसके अलावा कुछ अन्य क्षेत्र भी हैं। आधुनिक व्यवसाय जगत में नित्य नए प्रयोग और आविष्कार हो रहे हैं और कार्यों के विशिष्टीकरण की आवश्यकता दिन दिन बढ़ती जा रही है। इसको ध्यान में रखकर वहाँ पर प्रबंध से संबंधित कुछ कार्यों को विकास किया जा रहा है, जिसमें विज्ञापन एवं विक्रय संवर्धन, व्यापार अनुसंधान प्रबंध, विदेशी व्यापार प्रबंध, निवेश प्रबंध, नवकरण प्रबंध, स्वचालन प्रबंध, परिवर्तन प्रबंध, संकट प्रबंध, जोखिम प्रबंध, उदारीकरण एवं भूमंडलीकरण प्रबंध। इसके अलावा जो गैर व्यावसायिक प्रबंध के क्षेत्र हैं जो दूसरे भागों में बांटा गया है, उसमें सबसे पहला लिया गया है लोक प्रबंध या प्रशासन। देश के सार्वजनिक जीवन या न्याय व्यवस्था, राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक सभी व्यवस्थाओं से संबंधित कुछ कार्यों को पूरा करना पड़ता है जो लोक प्रशासन के क्षेत्र में आते हैं। इसमें कुछ संक्षेप कार्यों को हम समझ सकते हैं, जैसे शिक्षा का प्रबंध है, स्वास्थ्य सेवा प्रबंध है, पुलिस प्रबंध है, सामुदायिक कार्यक्रम प्रबंध है, सुरक्षा प्रबंध है, धार्मिक संस्थाओं तथा मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारों आदि का प्रबंध भी किया जाता है। खेल कूद एवं सांस्कृतिक संस्थाओं का प्रबंध भी किया जा सकता है। दूसरा जो है आर्थिक प्रबंध या प्रशासन। इसमें प्रबंध एवं प्रशासन के जो आर्थिक मामले होते हैं उससे संबंधित प्रबंध का एक भाग है उनको पूरा करना होता है, जिसमें योजनाओं का निर्माण करने, कर लगाने, वसूल करने, औद्योगिक लाइसेंसिंग व्यवस्था आदि से संबंधित जो कार्य होते हैं वह वहाँ पर आर्थिक प्रबंध और प्रशासन के माध्यम से पूरे होते हैं। तकनीकी प्रबंध, इसमें जो शोध संयंत्र है, जो तकनीक है, इन तकनीकों के माध्यम से नए नए वहाँ पर नवकरण और परिवर्तन के द्वारा आविष्कार करने के बारे में वहाँ योजनाएं बनाई जाती है। पर्यावरण प्रबंध जो है वातावरण प्रबंध, देश के भौतिक पर्यावरण, इससे वहाँ पर ये सरोकार रख सकता है या इससे जुड़ा हुआ होता है। ये जो निर्माणी प्रक्रिया है, जो वाहन है उनका उपयोग करने से संबंधित है। व्यर्थ के जो पदार्थ होते हैं उनकी निकासी के लिए, जनसंख्या के अधिक से घनत्व, वायु, जल, ध्वनि प्रदूषण आदि को रोकने के लिए इससे संबंधित जो कार्य हैं पर्यावरण प्रबंध में किए जाते हैं। राजकीय जो लोक उपक्रम है इसके संबंध से भी प्रबंध किया जा सकता है। इसको तीन मोटे मोटे प्रकार से हम देख सकते हैं, तो तीन भागों में इसको डिवाइड किया है। पहला लोक उपयोगी सेवा क्रम, जैसे जल है, विद्युत है, रेल है, डाक है, तार है, टेलीफोन, वायुयान आदि, सड़क आदि संबंधित जो हैं वो जन सेवाएँ उपयोगी योजनाएँ होती हैं। और ये सभी योजनाएं प्रत्येक व्यक्ति चाहे वो जन सेवा से जुड़े होते हैं उन सभी के लिए आवश्यक है और इसका भी वहाँ पर समुचित प्रबंध होना चाहिए। विकासात्मक प्रयोग या विकासात्मक उपक्रम, जो देश में विकास के कार्य संबंधित होते हैं, जैसे खनिज, औद्योगिक विकास, लघु निगम, विकास बैंक आदि से संबंधित वहाँ पर विभाग बनाए गए हैं। ये सारे विभाग जो हैं वहाँ पर विकासात्मक उपक्रमों के वहाँ पर देखरेख के रूप में काम करते हैं। राजकीय व्यावसायिक उपक्रम है, जैसे घड़ियाँ, ट्रैक्टर है, स्टील और औषधि उद्योग में ऐसे कई स्थापित किए गए हैं जो राज्य के क्षेत्र में स्थापित किए गए हैं। ये सभी वहाँ पर जो विभाग है वो सरकारी क्षेत्र में उपक्रम लगे हुए हैं, उनमें इनका निर्माणीकरण करते हैं। सहकारी प्रबंध है, सहकारी जो संस्थाएं हैं उन संस्थाओं का नियमन एवं विकास करने के लिए सहकारी संस्थाएं बनाई गई है, जिसमें सहकारी प्रबंध के नाम से डिफाइन किया है। और लास्ट जो है आपका होम मैनेजमेंट है, ये गृह प्रबंध है। प्रबंध का वह क्षेत्र जो घरों के प्रबंध से सरोकार रखता है, वह घर के विभिन्न पहलुओं जैसे रसोई है, बेडरूम है, ड्राइंग रूम है, इनकी सबकी व्यवस्था है, इनका देखरेख, सजावट आदि से संबंधित है। ये सभी वहाँ पर क्रियात्मक प्रबंध के क्षेत्र में आते हैं। तो हम आशा करते हैं कि आज का ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा। तो हमारा जो क्रियात्मक प्रबंध जो पहला पेपर था बीकॉम 3rd का, उसका ये पहला चैप्टर आज यहीं समाप्त होता है। हम फिर आएंगे आपके लिए एक नया वीडियो लेकर। धन्यवाद।